ये भी अच्छा म्यूजिक, अच्छी बात है, इट्स नाइस, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। देखो हमने जो क्लास आज की रखी है, बैठो बैठो आगे हो तो बैठो। अब देखो हमने जो आज की क्लास रखी हुई है वो किस पे रखी हुई है, टॉपिक का नाम क्या है, काइनेमैटिक्स। कवर ऑफ क्लासेस की थीम ये होती है कि आप थ्योरी रिवाइज करा लो और फिर आप क्वेश्चंस की क्लासेस उसके साथ जोड़ दो। जैसे मैंने अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस पहले भी करवाए थे, उसकी फिर दोबारा क्लास यहाँ रखी है, वेक्टर की क्लास रखी जाए और मिड टर्म से पहले 2-3 बड़े टॉपिक्स की क्लास यहाँ रख लें। आप पास पेपर की बुक्स लें और हम यहाँ पर उसको बैठ के कर लें, हाइब्रिड क्लास कर लें, तो फिर टॉपिक सॉलिड हो जाता है। थ्योरी को जानबूझ के एएस में बहुत ज्यादा टाइम देने का एडवांटेज नहीं होता। थ्योरी का मैंने आपको कवर क्लासेस का थीम क्या समझाया था, ये बेसिकली कोई रिवीजन है, लेकिन आप उसमें बोलते जाएं, सुनते जाएं और कुछ लिखे मत, अपने पर प्रेशर रखें कि मुझे याद रखना है, तो दैट विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि क्विक रिवीजन है ना। सबसे पहले काइनेमैटिक्स आता कितना है ये बताइए, तुम बताओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, वेरी गुड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये ओ लेवल में भी हर साल आता था? सबसे पहले ये तय हो गया कि ये चैप्टर आता हर साल, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रखिए। दूसरा, इस चैप्टर का ओवरलैपिंग सिस्टर टॉपिक कौन है? डायनामिक्स है, वेरी गुड। अब ये सो गया, अब इसके आगे की बदले अब इसमें काइनेमैटिक्स जो है उसका सिस्टर टॉपिक कौन सा है? तो ये दो इन्फो बड़ी जरूरी है। एएस लेवल या A2 लेवल बहुत शॉर्ट होता है, उसमें मल्टीपल काम होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। टोटल टीचिंग सेशन कितना होता है? 5 महीने बस। 5 महीने का मतलब है कोई 150 दिन में आपको सारा कोर्स करना है। 5 महीने एक्टिव क्यों कह रहा हूं, बाकी छुट्टियां होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह। अब जैसे अभी इस वक्त दिसंबर है, अब दिसंबर शुरू होने लगा है, दिसंबर में पूरा दिसंबर मिड टर्म और वेकेशन में चला जाता है। जनवरी फरवरी 2 महीने सेशन खत्म। तो अब मैंने आपको 2 बातें याद दिला दी, अब आप मेरे साथ आ जाओ। चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, काइनेमैटिक्स बेसिकली है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। ये बेसिकली है क्या? काइनेमैटिक्स बेसिकली मोशन को स्टडी करने का नाम है। हम सबसे पहले चैप्टर के लेआउट को रखें। ए लेवल में बड़ा मैटर करता है कि तुम सिलेबस को रटो एक तरह से। Basic terms in kinematics, equations of motion, projectile। ये काइनेमैटिक्स का इंट्रो आ गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या बना कि काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। चैप्टर बड़ा चैप्टर है, हैवीवेट चैप्टर है, हर साल आता है और उसके वो मेन टॉपिक्स हैं। क्या इसमें ये वाला टॉपिक सबसे खतरनाक है? ये इसका किलर टॉपिक है। मैंने आपको तरीका बताया, कवर अप क्लासेस अगर थोड़ी बहुत भी चल जाती है, कुछ लोग आते हैं तो करते क्या इसमें, क्या पहले थ्योरी रिवाइज करा लें, फिर सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवाएं, यहीं पर हाइब्रिड करके। लाइव जो काम होता है ना वो ऑनलाइन से 1000 गुना बेहतर होता है। यू कैन एक्चुअली फील द एनवायरनमेंट ऑफ अ क्लास। काम करते हुए ब्रेन चलता है। अभी आप इस तरह देखिए कि ये टॉपिक्स हैं। क्या प्रोजेक्टाइल ओ लेवल में था? टाइप्स ऑफ मोशन, ये मेरा चैप्टर का दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैं कॉल बैक कर रहा हूं। मोशन की 2 मेन टाइप्स हैं, कौन सी? लीनियर का मतलब इन अ स्ट्रेट लाइन। जब आप एक फुटबॉल को किक लगाते हैं, जैसे मेरी अभी इससे टेनिस पे बात हो रही थी, शॉर्ट टेनिस पे, टेबल टेनिस पे, तो जब आप टेनिस में एक बॉल को हिट लगाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन में अक्सर नहीं जाती, वो क्या होती है? नॉन लीनियर होती है। लीनियर फिर क्या होती है? जैसे मैं यहाँ चलता रहता हूँ, ये क्या है? और अगर मैं एक फुटबॉल को किक लगाऊं, नॉन लीनियर। ये हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। अब तो आगे आओ और देखो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड। गुड, शुरू करो। डेफिनेशन, व्हाट इज डिस्टेंस? लेंथ ऑफ एनी पाथ। कभी इसकी डेफिनेशन आई? डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट की आई है, कॉमन है या रेयर? रेयर। ये रटे होने चाहिए, ये तुम्हारी असल पावर है। हम सिखाते हैं कि एएस में ग्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट। इसमें बाजों का लोगों की कॉन्सेप्ट वीक होते हैं, लेकिन उनकी पास पेपर कर करके स्किल इतनी हो जाती है कि देन एक्चुअली दे कैन डू एनीथिंग। वो ऐसा एक्सपर्टी आती है जिसको आप समझा नहीं सकते, वो स्किल है। Velocity is the rate of change of speed, is the rate of change of distance. Velocity is the change of डिस्प्लेसमेंट। what is acceleration? क्या ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी डेफिनेशन है और बहुत पेपरों में आई है भर भर के, तो ये रखी जानी चाहिए। फिर अगला कॉन्सेप्ट उठाओ। जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं या आगे चलाते हैं और वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम जीरो। जब एक ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है तो यू टर्न के बावजूद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेकिन जहां से आप चले थे, जब आप उससे पीछे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव। अच्छा, यू टर्न पे वेलोसिटी क्या होती है और एक्सेलरेशन? यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? यू टर्न पे स्पीड जीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन। अगर फॉरवर्ड वेलोसिटी प्लस है तो बैकवर्ड वेलोसिटी। अब इसमें ये समझना चाहिए कि कोई डिटेल नहीं पूछता, पास पेपर उठाओ ना, किसी थ्योरी की कभी डिटेल नहीं पूछेगा, तो तुम्हें डिटेल करने की जरूरत है। तुम्हें बस ये याद होना चाहिए पहली स्टेप पर कि जैसे ही यू टर्न लगता है डिस्प्लेसमेंट प्लस ही रहता है लेकिन वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव। इवन दो कि हर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक तो होगी, उसके बगैर तो कॉन्सेप्ट इतने बनते नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद तुम यहाँ आ जाओ, जब वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन। आगे देखो, वेलोसिटी मैक्सिमम और वेलोसिटी मैक्स होगी, तुम अपनी गाड़ी को टॉप स्पीड पे ले आओ तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। वेलोसिटी अगर मिनिमम होगी जीरो होगा, क्योंकि मिनिमम में तो एक आखिरी नंबर है ना, तुम गाड़ी को खड़ा कर दो तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। जीरो गाड़ी की क्या है? मिनिमम वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो असल में किसी चीज का मैक्स, किसी चीज का मिनिमम, दोनों कांस्टेंट होते हैं। जब आप कहते हो कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। अब यहाँ देखो कि साइन ऑफ वेलोसिटी रिवर्सेस एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों? इसलिए कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गुड, इट्स अ वेरी हेल्पफुल टेबल टू रिकॉल। बहुत इससे फायदा होता है कि देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन की दो टाइप्स है। क्या फर्क है दोनों में? अगर वेलोसिटी एक ही नंबर से बढ़े, 2 2 2 करके बढ़ती जाए, 2 4 6 8, तो ये क्या है? यूनिफॉर्म। और अगर डिफरेंट नंबरों से बढ़े, कभी 2 बढ़ जाए, कभी 4 बढ़ जाए, कभी 6 बढ़ जाए, तो यूनिफॉर्म। तो अगर आगे आगे तो रब्बू को फोन करता है, आप मुझसे मेरी मुलाकात ड्यू है। सबसे ज्यादा एक बच्चे ने कहा था टाइम रखो, ये होगा, बड़ा रेवोल्यूशन आ जाएगा। देखो कितने बच्चे हैं, तो कहा कि जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा, कुछ भी वो इसी गेट के बाहर डांस करता रहेगा दिन में। दिस हैपेंस एवरी ईयर, दिस हैपेंस। तो ये सब लोग एक ही दिन इकट्ठे होते हैं जिस दिन डे ऑफ जजमेंट होता है। रिजल्ट डे। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। डिसेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है। ये खतरनाक टॉपिक है। नॉन यूनिफॉर्म की दो टाइप्स हैं। जैसे बताओ वेलोसिटी है 10, 10 के बाद हो जाए 12, कितना बड़ा? 2। 12 के बाद 16, 4 बढ़ गया। 16 के बाद 30, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? नीचे ये फॉर्मूला देखो, ये कब लगेगा? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद ये चैप्टर का किलर टॉपिक है, एक मर्तबा इससे शायद रिटेक भी लग चुका है। ये क्या कॉन्सेप्ट था?
सर वो साइन चेंज साइन चेंज वाला चक्कर। साइन चेंज हो जाता है। ये एक पैराडॉक्स है, जो एक्सेलरेशन अपना साइन बदलता है वो वेलोसिटी के इंक्रीज डिक्रीज से लेता है। तो हमने ये सीखा था कि अगर सपोज करो, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने सीखा कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन को क्या देते हैं, और अगर वेलोसिटी कम हो रही हो। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट घर वापस आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, घर वापस आते वक्त उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब जाहिर है कि बढ़ने की वजह से ए को वैसे क्या मिलेगा, लेकिन v खुद नेगेटिव है तो इसकी वजह से ओवरऑल ए को क्या मिल जाएगा। ये वो टेक्निकल ट्रिकी कॉन्सेप्ट है जिससे एक पैराडॉक्स बन जाती है कि हमने ओ लेवल में कॉन्सेप्ट रख लिया था कि जनाब जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सेलरेशन उसमें क्या होगा, प्लस। ये रूल इसलिए डिफाइन हो जाता है कि ए लेवल में कभी कभी वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर वेलोसिटी खुद नेगेटिव हो तो फिर ए का वो डायमेंशन वाली मेमोरी फेल हो जाती है। अब यहां देखो कि हमने v को क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी कम हो रही है तो ए को क्या मिल रहा है, लेकिन v खुद भी नेगेटिव है तो ओवरऑल ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये एक पैराडॉक्स है जो कि इस चैप्टर का मुश्किल कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर दीज इक्वेशंस, these are called equations of motion। अब इसको जरा देखो, these are the two important assumption। पहला assumption क्या है, what is uniform acceleration। अगर velocity 2 हो, 2 से 4 हो जाए, 4 से 6 हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, this is called uniform acceleration। अब ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसको तो आप कभी कंसीडर ही ना करें। ये जो 3 इक्वेशंस हैं जो उसके बाद आ रही हैं यही मेन इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस मेन है। अच्छा अब बताओ व्हाट इज फ्री फॉल। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर किसी चीज में एयर रेजिस्टेंस ना हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो कौन सा केस है, जी की वैल्यू कितनी लेते हैं ए लेवल में, 9.81। और इसका मुझे मतलब बताइएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल हम जमीन के करीब लेते हैं और इसका मतलब ये होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है हेलो, अब जरा ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा। जी के 2 पॉसिबल ट्रांसलेशन हैं। हमने सीखा था कि जी के 2 मतलब हैं, कौन कौन से। एक तो जी का मतलब क्या है और दूसरा ये, इन दोनों में क्या फर्क है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे लिए, हम तो फॉल नहीं कर रहे ना, तो हमारे लिए जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब लगता है, अगर कोई चीज गिर रही हो, इफ समथिंग इज फॉलिंग डाउन, तो फिर हम कहते हैं कि जी का मतलब ये है। क्या न्यूटन पर केजी और ms-2 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं,
दोनों में इक्विवेलेंसी है, तो न्यूटन पर केजी जो आप लिखेंगे न्यूटन पर केजी, और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ देखें, ये जो डायग्राम बनी हुई है, इसमें हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पहले ऊपर भेजा, वहां से ये यू टर्न करके नीचे आया, वेलोसिटी क्या है माइनस है, यहाँ से नीचे चला गया, वेलोसिटी का साइन नेगेटिव क्यों हुआ? ओरिजिन से नीचे आ सर क्योंकि यू टर्न के बाद वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव, और यहाँ से नीचे आने पर डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है जब आप क्लिफ लेवल से नीचे आ जाएंगे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, मैक्स, और वेलोसिटी यू टर्न पे हमेशा ये होता है कि ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और ये वो वाला यू टर्न है जो फिजिक्स में बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए और फिर उसी रास्ते पर नीचे आए। ये नॉर्मल लाइफ में जो यू टर्न होता है वो नहीं है। अच्छा, जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं तब क्या होता है? When an object falls in a fluid, gas or liquid, it experiences a force of resistance called viscous drag। ये important topic है। Air resistance अगर हो तो वो ऑब्जेक्ट को रोकेगी, इसका नाम ही एयर रेजिस्टेंस है, विस्कस ड्रैग है। जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो मोशन को अपोज करती है। अच्छा लो। अच्छा, अब देखो कि एयर रेजिस्टेंस मोशन को अपोज कर रही है। एयर रेजिस्टेंस जब वेट के बराबर हो जाएगी बढ़ते बढ़ते, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम जीरो। जब कोई चीज हवा में गिरेगी तो आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आएगा जहां इक्वल कर देगी किसको, उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे आकर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। अब ये वो पैराग्राफ है जिसके लिए कहा जाता है कि ये ए लेवल फिजिक्स का सबसे ज्यादा पूछा गया कॉन्सेप्ट है, द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ए लेवल फिजिक्स। वो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन सब अलग अलग बैठते हैं, फिर पीछे नहीं जाओ, बस वापस आ जाओ, अलग अलग बैठो, अगर एक्स्ट्रा क्लास में आए स्पेशल। अच्छा, अब देखिए यहाँ बैठे, पानी लेके इधर आ जाओ वापस, एक्स्ट्रा क्लास है, जब तक दिल के बैठो बैठे, जैसे दिन भर जब हम कल। अच्छा, अब बताओ, जब कोई चीज हवा में गिरती है तो आहिस्ता आहिस्ता विस्कस ड्रैग बढ़ता है। विस्कस ड्रैग बढ़ेगा और रिजल्टेंट फोर्स आप करना, रिजल्टेंट फोर्स क्या करेगी? रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करेगी। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज करती जाएगी और एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? और जब कोई चीज मूव कर रही हो जीरो एक्सेलरेशन से, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बार बार आता है। दोबारा कॉन्सेप्ट करा, व्हेन समथिंग इज फॉलिंग थ्रू एयर अपोजेस इट्स मोशन, दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। As the speed of the object increases, viscous drag also increases. This result in overall resultant force decrease. Resultant force decreases until the resultant force becomes zero. At this point, velocity becomes constant and it is called terminal velocity. अब यहाँ बोर्ड पे देखो कि एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पहुंच के एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। इस चैप्टर का सबसे मशहूर स्केच इतनी मर्तबा आया कि आप उसको देखने बैठे तो शायद कोई नंबर ही छोटे पड़ जाए। ये स्केच क्या कहता है कि जब कोई चीज हवा में गिरती है तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीजेस है, और जब लाइन सीधी हो गई तो वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन विल बिकम जीरो एंड दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये जो ग्राफ है ये किसका है? पैराट्रूपर का ग्राफ है। जब पैराट्रूपर जंप करते हैं तो उनकी वेलोसिटी पहले बढ़ती जाती है, फिर वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, देन देयर इज अ रैपिड ड्रॉप which means the parachute has been opened, there is a jerk and velocity becomes
वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, तो पैराट्यूबल की मोशन में टर्मिनल वेलोसिटी कितनी मर्तबा आती है? 2 मर्तबा। ये इनका फेवरेट है। फिर ये गाड़ी वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत आता है। जब आप रोड पर एक गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग फोर्स आपको आगे लेकर जा रही है। जैसे जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे क्या चीज बढ़ेगी? एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो व्हीकल विल रीच टर्मिनल वेलोसिटी। वेरी गुड। अब आप इस पे आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू स्केचेस। ये हमारे एएस फिजिक्स में सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है। स्केचेस आर ऑलवेज चैलेंजिंग। जिन्होंने पास पेपर किए और आपको याद होगा कि इस पर हमने 2 से 3 एक घंटे की जो हमारी क्लासेस होती है, 1 घंटे हार्डली 50 मिनट की, तो हम उसमें हमने 3 क्लासेस, इस पर 3 से 4 क्लासेस डेडिकेट की थी, तब भी हमें मुश्किल आती है। मैंने आपको एक असूल समझाया था कि स्केचेस को कभी भी कंपाउंड फॉर्म में नहीं संभाल सकते, बने हुए स्केचेस को तंग करते हैं। स्केचेस के जो बिट्स एंड पीसेस है ना, वो याद कर लो। जब कोई लाइन स्ट्रेट होती है, ओरिजिन से गुजरती है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाली, ये क्या है? और ये वाली। ये स्केचेस पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। स्केच देगा और तुमसे कहेगा डिस्क्राइब करो। दूसरा इनका फेवरेट क्वेश्चन, स्केच बनाने को देगा, एक्सेस बना देगा और तुमसे कहेगा कि तुम स्केच बनाओ। तीसरा एक कैटेगरी का स्केच देगा और तुमसे कहेगा कि दूसरी कैटेगरी का स्केच तुम बनाओ, मतलब कन्वर्ट करो। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर ये वाला स्केच है तो ये किसका है, और ये वाला अंडर रूट का है, और ये वाला, इसकी क्या जरूरत है फिजिक्स में? क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला लूं तो उसमें स्क्वायर आता है? क्या अंडर रूट 2gh कोई फॉर्मूला होता है? किसी को याद हो, एमसीक्यूज में आता रहता है। तो ये फायदा कब होता है? जब तुम्हें कोई इक्वेशन पता हो और तुम उसको प्लॉट करना चाहते हो। स्केचेस कैसे कंट्रोल होते हैं? सबसे पहला चीज, व्हाट इज ग्रेडियंट? y over x। दूसरा कंट्रोल, एरिया इज y into x। तो अगर तुमने कहा स्केच बना रहा हूं डिस्टेंस और टाइम का, तो ग्रेडियंट क्या होगा? डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। और अगर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं स्पीड अगेंस्ट टाइम, तो उसका एरिया क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल। और स्पीड अगेंस्ट टाइम का ग्रेडियंट, व्हाट इज स्पीड अपॉन टाइम? एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद ये क्या चीज थी? जो y क्वांटिटी है उसको चेक करो, वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है। यहां देखो, ये क्या देखते हैं जब हम वेलोसिटी का स्केच देखते हैं, तो क्या प्लस माइनस देखना पड़ता है? यू टर्न के बाद वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव। एक्सेलरेशन का ग्राफ आए हैं, उसमें भी नेगेटिव का चक्कर होता है। कुछ चीजें तो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें करंट है, वोल्टेज है, हालांकि ये स्केलर है, लेकिन ये प्लस माइनस देते हैं। ये क्या चीज थी? टर्निंग पॉइंट। व्हाट इज टर्निंग पॉइंट कॉन्सेप्ट? क्या टर्निंग पॉइंट पे किसी भी ग्राफ का ग्रेडियंट 0 होता है? कॉन्सेप्ट वापस आते हैं। ये अगर फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछा जाए, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ग्राफ एक्सेलरेशन पर बना हो तो क्या वही ग्राफ फोर्स में भी बनेगा? बिकॉज़ दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्टेंट फोर्स का। क्या ओम्स लॉ याद है? वोल्टेज और करंट V is equal to IR, but voltage and current are how related? Directly proportional। जो ग्राफ वोल्टेज का बनेगा सपोज टाइम के साथ, वही ग्राफ करंट का बनेगा। दोनों का सेम क्यों बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो लाइन सीधा ऊपर जा रही हो उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्यों लिखा है? क्योंकि लीनियर। जो लाइन नीचे आए उसका ग्रेडियंट और कांस्टेंट। अब जरा इसको देखें, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो उसका ग्रेडियंट क्या होता है? 0 होता है। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो
और जो लाइन एक्स एक्सिस पर हो। अब इसमें देखो ये शीट अगर आपको याद हो तो क्या ये शीट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि ये आपका 50% से ज्यादा स्केच कंट्रोल करता है ये पेज, और ये रट के जाना चाहिए। अगर ग्रेडियंट और एरिया समझ आ गया आपको तो फिर आगे ये शीट है। जो ग्राफ एक्स की तरफ मुड़ेगा वो बोलेगा कि ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। जो ग्राफ y की तरफ मुड़ेगा, जो ग्राफ y की तरफ मुड़ेगा ग्रेडियंट इज, और ग्रेडियंट क्या है y अपॉन x। तो ये आपको बहुत अच्छे से रट के जाना होगा क्योंकि ये डोमिनेटिंग स्केचेस हैं। जब हम रेशियो बनाते हैं x और y की तो वो क्या शो करता है। अब जैसे ये बताओ कि यहाँ पर ग्रेडियंट क्या है और यहाँ पर व्हाट इज ग्रेडियंट and why increasing? Because the graph is bending towards y. मैं दोबारा पूछता हूँ, what is the gradient? Y resistance, because v upon I is y increasing because it is bending towards y axis. Good. अच्छा, अब इसको देखकर बताओ कि इसका एरिया डिस्टेंस ट्रेवल क्यों है। वेलोसिटी इनटू टाइम। और क्या सिखाया था मैंने कि इसका एरिया निकलता कैसे है, तो शेपिंग बॉक्स काउंटिंग। हाँ बोलो चलो क्या करें? हाँ लेकिन फिर उसको बताओ हाईलाइट करके देखो। बताइए कि बॉक्स काउंटिंग में क्या करते थे ओ लेवल में, इसके अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ में, हर बॉक्स का एरिया निकालते हैं और फिर उसको नंबर ऑफ बॉक्सेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वो शीट है जिसको मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया हुआ है और ये उसकी समरी शीट्स हैं। इनको नहीं रटना चाहिए, लोग इनको रट लेते हैं और फंस जाते हैं क्योंकि असल में इनका मसला ये है कि स्केचेस को आपने अगर रटने की कोशिश की फिर तो आप ट्रैप हो जाएंगे। स्केचेस की हमेशा लॉजिक उठाएं। फॉर एग्जांपल इस स्केच में लिखा हुआ है zero velocity क्यों? When a line is parallel to x-axis, its gradient is zero, and the gradient of distance time graph is velocity. So velocity is zero, which means तो अब इसका मतलब तुमने अगर स्केच को रटा तो फिर तो एग्जामिनर तुम्हें ट्रैक कर लेगा वो इस तरह से कि वो यहाँ पर क्वांटिटी बदल देगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ वेलोसिटी और यहाँ रखता हूँ टाइम तो क्या ग्रेडियंट एक्सेलरेशन हो जाएगा? तो रटना क्या चाहिए कि जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका ग्रेडियंट जीरो होता है। जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उसका ग्रेडियंट जीरो, और जब कोई लाइन स्ट्रेट ऊपर जा रही हो तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। जब कोई लाइन एक्स की तरफ मुड़े तो उसका ग्रेडियंट इंक्रीज। जब कोई लाइन एक्स की तरफ मुड़े ग्रेडियंट डिक्रीज है। ये वो चीज है क्लास हिस्सा हो गया बाद में देखना वाले कोई बोतल लगा अभी। हां ये सब हो गया। देखो अब ये स्केच कई मर्तबा पेपर में आया। हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची और वहां से बॉल नीचे आ गई। सवाल में वो मेंशन करता है कि दिस इज द केस ऑफ फ्री फॉल, नो एयर रेजिस्टेंस। ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और नीचे आते वक्त वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अब आप इसको देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी। क्या पूरी मोशन में कोई रूल है? अगर एक ही एपिसोड में ऑब्जेक्ट ऊपर जाए और नीचे भी आए तो एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। अच्छा अब यहां से यहां तक ग्रेडियंट कम हो रहा है तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? देखो y एक्सिस पे क्या है? अगर y पे डिस्टेंस है तो ग्रेडियंट क्या शो करेगा? वेलोसिटी। तो यहां से t तक वेलोसिटी इज, और यहां से यहां तक वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ऊपर जाते वक्त क्या होता है?
किसी चीज को ऊपर फेंके तो वेलोसिटी कम होती है, नीचे आते वक्त इंक्रीज होती है। अब आप इसको देखिए कि ये जो स्केच है ये टर्मिनल वेलोसिटी का है, बहुत मर्तबा पेपर में आ चुका है। यहां से ए तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और ए से बी तक कांस्टेंट हो गया। जब ये ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी है। अब इसको तुम नोट रखना कि ये वो केस होगा जब भी तुम केस कवर करोगे तुम हमेशा पेपर में पहले ये देखोगे कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। ये शीट देखो, ये भी मैंने ग्रुप में गैलरी में तुम्हें मिल जाएगी, आपने इसको याद नहीं करना। मैं फिर वो एग्जांपल उठाऊंगा। ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, y acceleration is 0। जब कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका ग्रेडियंट, और इस ग्राफ का ग्रेडियंट कौन है, एक्सेलरेशन इज 0। अगर आप ये वो बात गौर से समझ जाएं कि आपको ये स्केच नहीं रखने, जो मैंने नोट्स में आपको सैंपल के स्केचेस है जो तकरीबन 10 या 15 होंगे मैक्सिमम, आप उनको याद कर लें तो कोई भी स्केच इंटरप्रेट हो जाएगा। जैसे जो लाइन पैरेलल टू y होती है उसका ग्रेडियंट इनफिनिट होता है, तो ये ग्राफ कह रहा है कि एक्सेलरेशन इनफिनिट है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट इनफिनिट है। अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ कि असल में ये दोनों वेरिएबल तो बदल जाएंगे, कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारा स्केच का कॉन्सेप्ट है वो तो नहीं बदलेगा, इसलिए तुम इन शीट्स को लर्न नहीं करोगे। अब देखो यहां से देखो यहां तक वेलोसिटी क्या हुई, डिक्रीज, यहाँ वेलोसिटी क्या, 0, यहां से यहां तक वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हुई। क्या वो बाउंसिंग बॉल वाले स्केचेस याद है, बॉल गिरती है और गिर के बाउंस करती है, बड़े ट्रिकी स्केचेस आ चुके हैं। तो ग्राफ के नीचे जाने का मतलब क्या, velocity has become negative and it is increasing। ये इंक्रीज डिक्रीज को याद रखना, 0 से पहचानो, 0 से कोई चीज आगे जाएगी तो बढ़ेगी ना, और जो चीज 0 की तरफ आएगी वो डिक्रीज करेगी। तो यू टर्न पे वेलोसिटी बिकम्स 0। ये वो चीज है जिसको तुम्हें अच्छे से याद करना है। उसके बाद डेरिवेशंस, क्या डेरिवेशंस मेमोराइज करनी होती है? डेरिवेशंस को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो मेमोरी होती है। पहली डेरिवेशन जो मैंने की है वो किसकी है, एग्जामिनर कहते हैं कि स्केच बनाओ, स्केच बनाकर मैंने क्या किया कि मैंने स्केच बनाकर उसका क्या लिखा था, ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज डाली, रीअरेंज किया, फॉर्मूला क्या बन गया। अब ये लिमिटेशन समझ लो कि अगर डेरिवेशन तुम्हारी किस्मत अच्छी है और डेरिवेशन आ जाती है तो डेरिवेशन इज अ मेमोरी केस। उसके बाद यहाँ देखिए अगर एक्स्ट्रा क्लास में आए हैं उसमें भी मैसेजिंग कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, आने की जरूरत क्या है, कोई क्लास एनफोर्स थोड़ी की गई है। अपना आराम से देखिए, जब तक दिल करे बैठे ना, इसकी कोई अटेंडेंस है ना इसके कोई कॉल बैक है, आपका दिल करे बैठे, वरना बाहर से ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट है। अब बताएं कि ये दूसरी डेरिवेशन की क्या लॉजिक, एरिया, ये किसका फॉर्मूला है, ट्रायंगल ऑफ ट्रेपेजियम, इट इज अ ट्रेपेजियम। और इसमें आपने देखा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया v इक्वल टू, ये पिछली डेरिवेशन है, मैंने पहले तो ये फॉर्मूला बनाया, उसमें जहां v लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखूंगा, उसको रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूला बनेगा। तो डेरिवेशंस आर एक्चुअली अ मेमोरी टेस्ट, तभी बहुत कम आती है, 2 साल 3 साल में कोई एक सवाल तुम्हें मिलेगा। ये फॉर्मूला देखें, जब हमने इसको डिराइव किया था तो हमने पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था, एक इक्वेशन हमने बनाई डिस्टेंस से, उसमें सब्जेक्ट इसको बनाया, और फिर हमने एक और इक्वेशन बनाई, उसको हमने सब्जेक्ट पहले ए को था, फिर किसको लिया, टी। अब तुम नोट करो टी के ऊपर कितनी इक्वेशंस हैं, 1 और 2, 2 इक्वेशंस हैं। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो और इक्वेट करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेरिवेशन आ गई। तो ये जो डेरिवेशंस होती हैं
ये सिंपल मेमोरी टेस्ट होता है। ग्रेडियंट शोज एक्सेलरेशन, ये क्या लॉजिक है? ग्रेडियंट इज y अपॉन x, तो जब ये ग्राफ बना होगा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा? एक्सेलरेशन। व्हाट अबाउट एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या शो करेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या है? डिस्टेंस है। ये ट्रिकी पार्ट आएगा, ये बहुत ही खराब टॉपिक है, बहुत कम आता है, लेकिन आज है तो बेड़ा गर्क कर देता है। वो इसलिए कि इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि इसमें डब्बे काउंट करना इतना आसान नहीं है। क्या ग्राफ्स में 3 साइज के बॉक्स होते हैं? एक वो सबसे बड़ा वाला होता है, एक वो 1x1 का होता है और एक वो बिल्कुल छोटे वाले। हाँ, 1-1 सेंटीमीटर नहीं, उससे भी छोटे। अच्छा, अब जरा देखो, ये वाला जो साइज है ये दरमियान का है, और ये इस तरह के डब्बे यहाँ पर कितने हैं? पूरे 1 2 3 4 5 और 6, ये तो 6 हो गए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक डब्बे का एरिया निकालो तो तुम कहोगे ये 2 है और ये 5 है। 2 into 5 10 और into 6 कितना हो गया? उसके बाद क्या करो? बाकी डब्बे तो कटे हुए, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा कि ये जो बहुत छोटे वाले डब्बे ये गिनने पड़ेंगे, और इसमें भी हो सकता है मुझे आधे साइज के बॉक्स में मिल जाए, लेकिन तरीका क्या होता है कि बड़े डब्बे गिनो, उनका एरिया निकालो, फिर छोटे डब्बे गिनो, उनका एरिया निकालो, और फिर आखिर में सबसे छोटे वाले। ये आज है तो कबाड़ा कर देता है पूरे पेपर का, क्योंकि पूरे पेपर। अच्छा, चालाकी क्या करता है, जैसे इससे बात पूरी मुश्किल है, चालाकी क्या करता है कि मार्किंग स्कीम की रेंज बहुत छोटी रखता है, ताकि बच्चा थक के अगर इनी कर दे आंसर लाजमी रेंज से बाहर हो जाए। तो आप तरीका रिकॉल करोगे, बॉक्स काउंटिंग मेथड में क्या करते हैं? काउंट द बिगर बॉक्सेस, मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ वन बॉक्स, देन काउंट द मिडिल साइज बॉक्सेस, multiply with area of, and then सबसे मुश्किल काम वो जो टीनी बॉक्स सबसे छोटे वाले डब्बे वो भी। 3 तरह के बॉक्सेस कौन से होते हैं? एक तो ग्रिड से ऊपर होता है, एक 1x1 का होता है, और एक वो सबसे छोटे वाले। ये जरा स्केच समझाओ, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ये स्केच समझाओ कैसे। जब ग्राफ y की तरफ मुड़ेगा तो वो कहेगा कि ग्रेडियंट इज, और जब लाइन सीधी हो जाएगी, तो जब लाइन सीधी हो जाएगी तो उसका मतलब है कि ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये किसका ग्राफ है? स्पीड। और ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है? तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव। क्या ये दोनों एक ही सिचुएशन को शो कर रहे हैं? लेकिन एक स्पीड है और एक वेलोसिटी। फिर जरा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केचेस बताएं। ये भी बहुत खतरनाक सवाल होता है, जिसमें एक कैटेगरी के स्केच को दूसरे में कन्वर्ट करने को कहता है। दोनों स्केचेस का मतलब क्या है? तो शेप में क्यों फर्क? लेफ्ट वाला डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम है और राइट वाला वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम। अब जरा ये वाला देखें, इसका क्या मतलब है? और ये वाला कोई मतलब है, लेकिन एक्सिस में नाम चेंज हुए। यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब ग्रेडियंट 0 है, तो जब वेलोसिटी टाइम पर आए तो आप क्या एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे? अच्छा, बोलो। लाइन बनी हुई है तो उसमें वेट भी 0 होगा ना? उसमें ग्रेडियंट इसमें भी 0 है। हाँ, लेकिन जब आप एक्सिस पे आ जाते हैं ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे। एक सवाल है, इक्वेशन में माइनस होगी तो माइनस में ब्रैकेट करना होता है माइनस के आगे, तो इसका मतलब होता है कि इस पे कंसेशन मिल जाएगा। अगर बच्चे ने माइनस लिखा है तो अच्छी बात है, गुड पॉइंट। और अगर बच्चा इग्नोर, जैसे इम्पल्स में अक्सर ये मसला आता है, अगर बच्चा माइनस ना लिखे तब भी उसको मार्क मिल जाएगा। ये बताओ,
नहीं, अगर वो काटना चाहे तो -1 कर देगा। ये पता मुझसे पूछा ही, बहुत चालाक लोग हैं। वो क्या करते हैं, बात जगह अगर मार्क नहीं कट रहा तो टोटल डबल करके एक नंबर काट लेते हैं। ऐसे टीचर भी तो करते हैं, स्केलिंग नहीं होती स्कूलों में। 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। अब जैसे मेरे पास बहुत सारे परसेंट मार्क्स हैं, तो क्या मैं पूरे मार्क्स डालूंगा? तो स्केलिंग तो मैं भी करता हूँ। स्केलिंग के ऊपर जैसे आपका क्वेश्चन ये बनता है ना कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो क्या कर लेगा, वो टोटल को अक्सर डबल करके उसमें से मार्क काट लेगा। ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करें। ये किसको शो कर रहा है? जब कोई ग्राफ y की तरफ मुड़ता है तो उसका मतलब होता है कि ग्रेडियंट इज वेल। हम इसको फिर बाद की एपिसोड के लिए छोड़ते हैं और आज का काम यही तक है और इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। बस अब तो कुछ दिनों में बस टाइम टू फिनिश है। ये आया क्यों? पढ़ाई भी आपके साथ